तो सोचिए, किसी के सामने 800 सालों का साहित्य फैला हुआ है, सैकड़ों कवि, हजारों किताबें। इस विशाल ढेर को समझने का आखिर क्या तरीका हो सकता है? क्या ये बस कवियों और उनकी रचनाओं की एक लंबी सी लिस्ट है, एक के बाद एक, या फिर इसमें कोई कहानी, कोई पैटर्न छिपा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वो सबसे बड़ी किताब, हिंदी साहित्य का इतिहास के पहले संस्करण की भूमिका। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने सोचा कैसे, वो कौन सी पद्धति थी जिसने हिंदी साहित्य के अध्ययन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक भूमिका नहीं है, ये एक तरह का घोषणा पत्र है। ये वो चश्मा है जिसे लगाकर पहली बार किसी ने बिखरी हुई साहित्यिक सामग्री में एक सुसंगत और व्यवस्थित इतिहास देखा। ये उस अराजकता को एक आकार देने की कोशिश थी। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। इस आकार देने की कोशिश से पहले की स्थिति क्या थी? मतलब शुक्ल जी के आने से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को कैसे देखा जा रहा था? देखिए, शुक्ल जी अपनी भूमिका में खुद इसका जिक्र करते हैं। उनसे पहले भी बड़े और कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रयास हुए थे। जैसे 1883 में ठाकुर शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, फिर 1889 में सर जॉर्ज ग्रियर्सन का काम था, और सबसे विशाल था 1913 में आया मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। ये बहुत बड़े ग्रंथ थे, खासकर मिश्र बंधु विनोद। ना, बहुत बड़े ग्रंथ थे। अच्छा, कितना बड़ा? उसमें लगभग 5000 कवियों का जिक्र था। 5000 कवि? अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा डेटाबेस रहा होगा। तो फिर इसमें समस्या क्या थी? ज्यादा जानकारी तो अच्छी बात है। यहीं पे शुक्ल जी का मौलिक मतभेद था। उनका मानना था कि ये सभी ग्रंथ मुख्य रूप से कवि वृत्त संग्रह थे, मतलब कवियों के जीवन और उनकी रचनाओं का एक कालक्रम के अनुसार संग्रह। एक के बाद एक कवि का परिचय, उनकी किताबों की लिस्ट। शुक्ल जी के लिए ये इतिहास नहीं था, ये सिर्फ इतिहास की सामग्री थी। अच्छा, तो एक तरह से वो कवियों की एक डायरेक्टरी या एनसाइक्लोपीडिया जैसी। बिल्कुल बिल्कुल। और शुक्ल जी की आपत्ति यही थी। स्रोत में वो लिखते भी हैं कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उनका सवाल था, क्यों? किसी खास समय में एक खास तरह की कविता ही क्यों लोकप्रिय हुई? समाज में ऐसा क्या चल रहा था कि लोगों को वीर रस पसंद आ रहा था? और फिर अचानक सब कुछ भक्ति में कैसे डूब गया? इन सवालों का जवाब उन लिस्ट में नहीं था। यहाँ से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए, इस बिखरी हुई सामग्री को एक कहानी में पिरोने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया? उनकी पद्धति क्या थी? उन्होंने काल विभाग यानी समय को बांटने का एक बहुत ही साफ और तार्किक आधार बनाया। इसके दो मुख्य सिद्धांत थे जिनका जिक्र वो अपनी भूमिका में करते हैं। पहला, प्रचुरता यानी प्रेवलेंस। प्रचुरता? हाँ, मतलब किसी काल का नाम उस दौर में सबसे ज्यादा लिखी गई विशेष ढंग की रचनाओं के आधार पर रखा जाएगा। एक मिनट, लेकिन इसमें खतरा नहीं है? क्या हम उस दौर की दूसरी महत्वपूर्ण आवाजों को नजरअंदाज नहीं करें, सिर्फ इसलिए कि वे संख्या में कम थीं? हो सकता है 5 किताबें लिखने वाला कवि 10 किताबें लिखने वाले से ज्यादा प्रभावशाली रहा हो। बहुत ही वाजिब सवाल है, और शुक्ल जी ने इस पर भी सोचा था। इसीलिए उन्होंने अपना दूसरा सिद्धांत दिया, प्रसिद्धि यानी फेम। उन्होंने कहा कि अगर संख्या कम भी हो, लेकिन किसी विशेष ढंग की रचनाएं उस दौर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुईं, तो वे भी उस काल का लक्षण मानी जाएंगी। क्योंकि उनके शब्दों में प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। मतलब जो चीज मशहूर है वो बताती है कि उस समय के लोग क्या सोच और महसूस कर रहे हैं। वाह! तो ये सिर्फ एक सोची से एक कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसका अपना एक प्लॉट था, जिसके किरदारों यानी कवियों के पीछे समाज की भावनाएं, उसकी लोक प्रवृत्ति काम कर रही थीं। उन्होंने साहित्य को महज एक फोटो एल्बम से निकालकर एक पूरी फिल्म बना दिया। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही। उन्होंने साहित्य को एक अलग थलग एकेडमिक चीज के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने उसे समाज के आईने की तरह देखा और उस आईने में दिख रही तस्वीर को समझने का एक तरीका, एक सिस्टम विकसित किया। तो चलिए देखते हैं कि ये तरीका असल में काम कैसे करता है। उन्होंने पहले काल यानी आदिकाल पर इसे कैसे लागू किया? इसी पद्धति का इस्तेमाल करके उन्होंने आदिकाल को एक नया और ज्यादा विशिष्ट नाम दिया, वीर गाथा काल। उनका तर्क था कि इस काल में जो साहित्यिक सामग्री मिलती है
उसमें वीरता की गाथाओं की प्रचुरता भी है और प्रसिद्धि भी है। अपने इस नामकरण को सही ठहराने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जिसे हम आह्ला के नाम से जानते हैं, और हम्मीर रासो जैसी लगभग 12 पुस्तकों को आधार बनाया। अच्छा। और उनका मानना था कि इन सब का मूल स्वर वीरता का था। लेकिन स्रोत में इस हिस्से को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि वो किसी से बहस कर रहे हैं, किसी के तर्कों का खंडन कर रहे हैं। उनका लहजा बहुत दृढ़ है, खासकर जब वो मिश्र बंधुओं का जिक्र करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस भूमिका का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। वो सीधे सीधे मिश्र बंधुओं द्वारा आदिकाल में शामिल की गई किताबों की लिस्ट लेते हैं और एक एक करके उसे खारिज करते हैं। ये दिखाता है कि वो अपना पक्ष कितनी अकादमिक कठोरता से रख रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ बिल्कुल। वो बताते हैं कि मिश्र बंधुओं की सूची में कुछ किताबें तो जैन धर्म के तत्व निरूपण की हैं, जिन्हें वो साहित्य की कोटि में ही नहीं रखते। एक योग की पुस्तक है, एक भगवद गीता का जिक्र है, जिसकी भाषा के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि उसकी पंक्तियों तेही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित्त आई से ही साफ है कि वो बहुत बाद की रचना है, आदिकाल की हो ही नहीं सकती। और यहाँ शुक्ल जी का व्यंग्य भी देखने लायक है। वो उन लोगों पर चुटकी लेते हैं जो भाषा के ऐतिहासिक विकास को नहीं समझते। वो लिखते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पद्मों को संवत 1000 के, क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इससे उनके अकादमिक आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की भी एक झलक मिलती है। निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि बाद के विद्वानों ने वीरगाथा काल नाम पर बहुत बहस की है। उन्होंने दिखाया कि इसी दौर में विद्यापति जैसे श्रृंगार के कवि भी थे और सिद्धों नाथों का साहित्य भी था। तो शुक्ल जी का ढांचा अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन उन्होंने बहस के लिए एक ठोस जमीन तैयार कर दी। इससे पहले तो कोई जमीन ही नहीं थी। तो आदिकाल पर तो उनकी ये पद्धति एक तरह से क्रांतिकारी साबित हुई। उन्होंने पूरे विमर्श को ही बदल दिया। क्या ये जादू भक्ति काल और रीति काल जैसे बिल्कुल अलग मिजाज के युगों पर भी उतना ही कारगर रहा? भक्ति काल तो एक तरह का आध्यात्मिक विस्फोट था। भक्ति काल पर उनकी पद्धति बहुत ही खूबसूरती से काम करती है। शायद सबसे ज्यादा उन्होंने इस विशाल और जटिल भक्ति आंदोलन को बहुत ही स्पष्ट तरीके से वर्गीकृत किया है। पहले उन्होंने भक्ति को 2 मुख्य धाराओं में बांटा, निर्गुण धारा जो ईश्वर के निराकार रूप को मानती थी और सगुण धारा जो साकार रूप की उपासना करती थी। और फिर इसके भी आगे विभाजन किए। हाँ, उन्होंने हर धारा की 2-2 शाखाएं बनाई। निर्गुण की ज्ञानाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर थे, और प्रेम मार्गी या सूफी शाखा जिसके प्रतिनिधि जायसी थे। और सगुण धारा की राम भक्ति शाखा जिसके शिखर पर तुलसीदास थे, और कृष्ण भक्ति शाखा जिसके सम्राट सूरदास थे। ये वर्गीकरण तो आज भी किताबों में पढ़ाया जाता है, पर ये इतना क्रांतिकारी क्यों था? ये तो सिर्फ चीजों को अलग-अलग बक्सों में रखना ही हुआ ना? ये सिर्फ बक्सों में रखना नहीं था, ये उस दौर के वैचारिक और दार्शनिक प्रवाहों का एक नक्शा बनाना था। ये दिखाना था कि कैसे समाज के अलग-अलग हिस्सों से अलग-अलग तरह की भक्ति की आवाजें उठ रही थीं। कबीर की आवाज सामाजिक विद्रोह की थी, जायसी की आवाज में भारतीय और सूफी प्रेम का मेल था, तुलसी ने मर्यादा और समन्वय का रास्ता दिखाया, और सूर ने वात्सल्य और प्रेम की दुनिया रच दी। शुक्ल जी के इस वर्गीकरण ने इन सभी को एक बड़े नक्शे पर उनकी सही जगह दी। इसने भक्ति काल की जटिलता को समझने लायक बना दिया। समझ भी। लेकिन स्रोत में ऐसा लगता है कि जब वो रीति काल पर आते हैं तो उनकी ये स्पष्टता थोड़ी धुंधला जाती है। वो लिखते हैं कि उन्हें कोई संगत आधार नहीं मिला, वो एक तरह की दीवार से टकराते हुए महसूस होते हैं। और यही उनकी बौद्धिक ईमानदारी दिखती है। वो साफ कहते हैं कि उन्हें रीतिकाल को उपविभागों में बांटने का कोई संगत आधार नहीं मिला। वो सिर्फ पूर्व और उत्तर जैसे मनमाने विभाजन करने के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि जब तक आप पूर्व और उत्तर के अलग-अलग लक्षण ना बताएं, ऐसे विभाजन का कोई अर्थ नहीं है। पर ऐसा क्यों हुआ? उनकी पद्धति रीति काल पर आकर क्यों अटक गई? क्योंकि रीतिकाल का चरित्र ही अलग था। भक्तिकाल में समाज के बड़े हिस्से से अलग-अलग प्रवृत्तियां उठ रही थीं, लेकिन रीतिकाल ज्यादातर दरबारी कविता थी। उसका मुख्य विषय श्रृंगार, अलंकार और नायिका भेद था। उसमें वैसी सामाजिक लोक प्रवृत्ति की विविधता नहीं थी जैसी भक्तिकाल में थी। ज्यादातर कवि एक ही ढर्रे पर लिख रहे थे, इसलिए प्रचुरता और प्रसिद्धि के आधार पर उसे और छोटे हिस्सों में बांटना मुश्किल था।
उनका उद्देश्य, जैसा वो खुद लिखते हैं, कवि कीर्तन करना नहीं था। मतलब सिर्फ कवियों का गुणगान करना नहीं, बल्कि साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। अगर उन्हें कोई व्यवस्थित आधार नहीं मिला तो उन्होंने अंदाजे से विभाजन करने से मना कर दिया। और फिर आता है आधुनिक काल, जो पिछले युगों से एक तरह का रैडिकल ब्रेक था। उसके बारे में उनके क्या विचार थे? आधुनिक काल की सबसे प्रमुख साहित्यिक घटना वो गद्य के आविर्भाव यानी प्रोस के उदय को मानते हैं। ये सिर्फ लिखने की शैली का बदलाव नहीं था, ये सोचने के तरीके का बदलाव था। उन्होंने इसे उस नए युग की जरूरत बताया। अंग्रेजों के आने, छापे खाने के विकास, पत्र पत्रिकाओं के निकलने से एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ी जो तर्क वितर्क, विचार विमर्श और ज्ञान विज्ञान का माध्यम बन सके। ये काम कविता नहीं कर सकती थी, इसके लिए गद्य जरूरी था। और यहाँ पर हमें उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही मानवीय पक्ष भी देखने को मिलता है। वो अपने समकालीन लेखकों के बारे में लिखने से थोड़ा हिचक रहे थे। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक इतने बड़े विद्वान जो सदियों पुराने साहित्य का विश्लेषण कर रहे हैं, वो स्वीकार करते हैं कि अपने समय के लेखकों के बारे में लिखने में उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने इसे अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था, कहा है। ये दिखाता है कि वो भी आलोचना और विवादों को लेकर कितने सचेत थे। और अंत में जो उन्होंने धन्यवाद दिया है, उसमें भी एक बहुत ही निजी और प्यारा सा स्पर्श है, जो आमतौर पर अकादमिक लेखन में नहीं मिलता। बिल्कुल, खासतौर पर उनके मित्र पंडित केदारनाथ पाठक वाला किस्सा। शुक्ल जी लिखते हैं कि उन्होंने बहुत लोगों से मदद ली, लेकिन पाठक जी को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाठक जी धन्यवाद को एक बदमाशी समझते हैं। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से हमें इतिहासकार के पीछे के उस इंसान की एक झलक मिलती है जो दोस्ती निभाना भी जानता है और जिसमें हास्यबोध भी है। ये सिर्फ एक रूखा अकेडमिक दस्तावेज नहीं रह जाता। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है इस पूरी चर्चा से, इस भूमिका से? सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि यह भूमिका सिर्फ एक किताब की प्रस्तावना नहीं है, ये इतिहास लेखन का एक नया दर्शन है। शुक्ल जी केवल साहित्य का लेखा जोखा नहीं दे रहे थे, वो सामाजिक प्रवृत्तियों, राजनीतिक परिस्थितियों और रचनात्मक ऊर्जा के आधार पर उसके विकास को समझने का एक पूरा तंत्र बना रहे थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक सुसंगत कहानी दी, एक रीढ़ की हड्डी दी। तो इससे पहले जो साहित्य का इतिहास कवियों का एक जमघट था, शुक्ल जी ने उसे एक विकास यात्रा के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जिसमें हर मोड़ का एक कारण था, एक सामाजिक संदर्भ था। बिल्कुल, और ये इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने जो ढांचा खड़ा किया वो आज तक तमाम बहसों, संशोधनों और आलोचनाओं के बावजूद हिंदी साहित्य के अध्ययन का आधार बना हुआ है। हम आज भी शुक्ल जी के बनाए नक्शे पर ही चल रहे हैं, भले ही हम उसमें कुछ नए रास्ते जोड़ते रहें। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। विचार ये है कि शुक्ल जी ने अपनी भूमिका में पूरी ईमानदारी से माना कि उस समय उन्हें रीतिकाल को बांटने का कोई संगत आधार नहीं मिला था। ये सोचने पे मजबूर करता है कि लगभग 100 साल के शोध, नई विचारधाराओं और नए सैद्धांतिक उपकरणों